समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के नियम को फॉलो करते हैं और काफी कंफ्यूज करते हैं। आज का यह वीडियो इन दोनों के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करने वाला है, तो ध्यानपूर्वक साथ में बने रहें। समरूप त्रिभुज का मतलब है कि आप मोबाइल में अपने कोई फोटो बड़ा करके या छोटा करके या उसी साइज में, जितना बड़ा वो है उसी साइज में देख रहे हैं। नाम से ही स्पष्ट है, रूप समान हो, इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सर्वांगसम के भी नाम से स्पष्ट है कि इसके सभी अंग समान हो। और समरूपता की जो 3 शर्तें होती हैं वो सर्वांगसम में शामिल होती हैं। तो भाई डिफरेंस क्या होता है, वही आज हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, समरूपता की पहली शर्त होती है, उसका नाम होता है ए, मतलब एंगल एंगल एंगल। कहीं कहीं पे ये केवल ए सिमिलरिटी के नाम से भी आ जाता है। तो उसके पीछे केवल रीजन ये है कि अगर त्रिभुज के 2 कोण समान है तो तीसरा अपने आप समान होगा। इनका कहने का समरूपता का जो पहला मतलब है ए वाला, इसका मतलब है 2 त्रिभुज हों और उन दोनों के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए। तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं सर्वांग समता में ये शर्त नहीं है। तो पहला अंतर यह है कि समरूप त्रिभुज तीनों कोण के आधार पर समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते अगर तीनों कोण समान भी हो तो। दूसरा देखें, कह रहा है कि अगर 2 भुजा और उनके बीच का कोण, माने ये भुजा बराबर हो गई और इनके बीच का ये वाला कोण बराबर हो गया, ये भुजा ये कोण, एक दूसरा त्रिभुज बनाए, उसके इस भुजा और इस कोण के बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप कहे जाएंगे। मजे की बात ये देखिए, ए यहां दिया है, यहां दिया ही नहीं है, तो मतलब ए समरूपता में, सर्वांग समता में नहीं है। लेकिन ये देखिए, यस ए यस, साइड एंगल साइड यहां दिया हुआ है और यस ए यस यहां पे भी दिया हुआ है। तो क्या इस नियम से जो त्रिभुज समरूप हैं वो त्रिभुज सर्वांगसम भी हो जाएंगे? ये बात सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो सर्वांगसम है वो समरूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बात कही जाती है वो कही जाती है कि इसकी ये भुजा इसके अनुपात में हो। क्या हो? अनुपात में हो। और सर्वांग समता की जब बात कही जाती है तो वहां पे सीधे ये कह दिया जाता है कि भाई अनुपात से कोई। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये यस माने यस साइड, ये वाला यस माने ये वाला यस साइड, और इनके बीच का एंगल, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल लेना। ये एंगल लेने से काम नहीं चलने वाला है। तो जो सर्वांग समता में है उसमें ये है, जो कॉन्ग्रेंट होने वाले हैं उसमें ये है कि उनकी साइड एग्जैक्ट इक्वल हो, बिल्कुल बराबर हो, तब वो सर्वांग सम हो सकते हैं। और समरूपता में क्या है कि अगर उनकी साइड बराबर नहीं है लेकिन अनुपात में है, कहां पे है? अनुपात में है, और अगर अनुपात में है तब भी वो समरूप हैं। इस चीज को प्रमाणित किसने किया था? अनुपात वाली बात प्रमाणित कहां से हुई थी? आइए थेल्स के प्रमेय को देखते हैं। थेल्स ने, महान गणितज्ञ थेल्स ने एक प्रमेय दिया जिसमें उन्होंने कहा यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो इस तरीके से जो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। और जब ये समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं।
मतलब AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC हो जाती है। ये थेल्स ने कहा था। एक जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। प्रूफ बड़ा आसान है, ये दोनों समांतर है तो यहाँ पे जो संगत कोण हो जाते हैं वो बराबर हो जाते हैं, और दो तो ये कोण, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये दोनों में उभयनिष्ठ ए समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं। तो इनकी जो इन्होंने अनुपातिक कह दिया थेल्स ने, उसी से समरूपता में अनुपात आ गया। अब तीसरा क्या है, एस एस एस। अब देखिए एस 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 हमारी समरूपता भी है, और यस 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 हमारी क्या है, सर्वांग समता भी है। तो यस 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 समरूपता का मतलब ही है एक छोटा सा ये वाला बना दे और एक बड़ा सा ये वाला बना दे, तो दोनों समकोण त्रिभुज ही अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब इनकी भुजाएं अनुपात में हो गई। ये भुजा ये भुजा ये भुजा अनुपात में हो गई, यानी एक निश्चित रेशियो में, जैसे ये 2 था तो ये 4 था, ये 3 था तो ये 6 था, ये 5 था तो ये 10 था, मतलब एक निश्चित अनुपात में बढ़ रही है या घट रही है, तब भी वो क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। उसी जगह पे ये सर्वांग समता जब आएगी तो तीनों भुजाएं एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। समरूपता की केवल 3 शर्त, ए मतलब एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड। सर्वांग समता की 4 शर्त, चौथी शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है सर्वांग समता की। पहली हो गई एस एस एस, माने तीनों साइड इक्वल हो जाए, 2 साइड इक्वल हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, 2 एंगल इक्वल हो, उनके बीच की साइड इक्वल हो जाए, तब भी सर्वांग समता हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये RHS वाला है। RHS का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 2 ट्राइंगल हैं तो ये समरूप तो हो गए लेकिन सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम होने की शर्त ये है कि 2 ट्राइंगल में आर मतलब क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। आर मतलब क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। RHS मतलब राइट एंगल दोनों में हो, एक साइड दोनों की इक्वल हो, एक साइड दोनों की इक्वल हो, और हाइपोटेनस दोनों का जो है इक्वल हो जाए। अगर ये स्थिति बन जाती है तो RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब असली बात क्या आती है कि हम किन किन चीजों पे समरूपता एवं सर्वांग समता को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए 4 चीजें अपने पास हैं सर्वांग समता को डिफाइन करने के लिए, यस यस यस, यस से यस, ए यस ए और RHS। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, एक त्रिभुज के तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के इक्वल, 2 साइड इक्वल उनके बीच का एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल उनके बीच का एंगल इक्वल, 2 एंगल इक्वल उनके बीच की साइड इक्वल, माने ये वाली स्थिति। एक ट्राइंगल ये बन जाए, एक ट्राइंगल ये बन जाए तो 2 ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल, और ये साइड इक्वल हो जाए। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तब भी ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। RHS यहां दिखा दिया आपको। अब देखिए आकार की अगर बात की जाए, 2 ट्राइंगल हो और वो दोनों ट्राइंगल समरूप हैं कि सर्वांग सम है, अगर ये पता करने के लिए आकार की बात की जाए तो आकार जो होता है वो क्या हो जाएगा, समरूपता में तो आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांग सम के लिए भी आकार समान होना चाहिए, मतलब अब एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त के समरूप या सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन एक वृत्त एक त्रिभुज के न तो कभी समरूप हो पाएगा न सर्वांग सम हो पाएगा। इसका मतलब आकार समान होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल ही होने चाहिए। दूसरी चीज साइज, तो समरूप में साइज छोटी बड़ी हो सकती है, हमने बताया कि साइज छोटी बड़ी समरूप में हो सकती है, लेकिन सर्वांग समता के लिए क्या होगा, दोनों की साइज एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। तीसरा है भुजा।
समरूपता में भुजा जो है वो अनुपात में आ सकती है। समरूपता में क्या हो सकती है? भुजा अनुपात में आ सकती है, एक निश्चित रेशियो में बढ़ सकती है या घट सकती है। सर्वांग समता में क्या होगा? सर्वांग समता में वो अनुपात नहीं आना है। सर्वांग समता में फिक्स है कि वो बराबर ही हो। सर्वांग सम का मतलब किसी चीज की एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो जाए, और समरूपता का मतलब किसी चीज को हम जूम इन जूम आउट करके देख सकें। ये बेसिक अंतर दोनों में है। समरूपता का जो चिन्ह होता है, जो समरूपता का चिन्ह बनता है, समरूपता का चिन्ह केवल एक हल्की टेढ़ी पाई बनती है। जैसे ये समरूपता का निशान है, ये समरूपता का निशान है। और सर्वांग समता का क्या निशान होता है? सर्वांग समता का निशान दो खड़ी पाई के ऊपर एक टेढ़ी पाई, माने ये निशान है समरूपता का, सिमिलरिटी का, और ये निशान है सर्वांग समता का। किसका निशान है? सर्वांग समता का। अब ध्यान कीजिए आप, समरूपता की तीन शर्त, उन तीन शर्तों में भुजाएं बराबर हो सकती हैं या आनुपातिक हों, कोण बराबर होंगे। सर्वांग समता की चार शर्त, उन चारों शर्तों में चीजें बराबर होनी चाहिए। समरूपता किसी चीज के रूप का वर्णन करता है, सर्वांग समता उस चीज के एग्जैक्ट इक्वल होने की बात को हमें बताता है। तो क्वेश्चन इन पे जो है सीधे डायरेक्ट इन्हीं पे बन जाते हैं। एक बड़ा बेसिक ये बनता है कि आरएचएस सर्वांग समता में आता है कि नहीं। दूसरा थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय में अब यहां देके भुजाओं के मान भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सब पीवाईक्यू में अपने आ जाएगा। थेल्स प्रमेय को ही हम बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं। एक बार फिर से थेल्स प्रमेय को ध्यान से समझ लेते हैं। महान गणितज्ञ थेल्स ने एक प्रमेय दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलाए जाएं और वो मिलाने वाला जो भुजा बने वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर हो जाए, तो इस प्रकार बनने वाले दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं और इनकी भुजाएं जो हैं आनुपातिक हो जाती हैं। ये जो अनुपातिक शब्द आया, प्रोपोर्शनैलिटी शब्द आया, उसी के लिए थेल्स के प्रमेय को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। दूसरी चीज फिर से हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए, समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर है। समरूपता किसी चीज की जूम इन जूम आउट वाली स्थिति है, छोटी या बड़ी करने पे चीज वही रहती है। सर्वांग समता उस चीज की एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, एक के ऊपर रखने से दूसरी ढक जाए। समरूपता के लिए तीन कंडीशन होती हैं, सर्वांग समता के लिए चार कंडीशन होती हैं। समरूपता में भुजाएं आनुपातिक हो सकती हैं, सर्वांग समता में भुजाएं एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। पूरा विस्तार समझना है, आ जाइए द मैथ गंगा पर। धन्यवाद।